नमस्कार, मैं हूं विनीता और आपने ट्यून किया 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और प्रोग्राम है अभ्यास। एक ऐसा प्रोग्राम जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी करते हैं हमारे दोस्त, हमारी ऐसी कोशिश रहती है कि उन्हें हम थोड़ा हेल्प करें और उन्हें कुछ मार्गदर्शन दें। हर बार हम अलग विषय लेते हैं और इस बार भी हमने आपकी पसंद का एक ऐसा विषय लिया है जो एक पार्टिसिपेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस। और इस सब्जेक्ट पर आज हमारे साथ जो बात करेंगी वो एक सोशल एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। इंदिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विद्यालय में स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज में फाउंडिंग डायरेक्टर और प्रोफेसर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक जानी मानी पोएट हैं और इनका नाम है डॉक्टर सविता सिंह। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, हमारे जो प्रश्नों की जो झड़ी है वो तो बहुत रहती है, लंबी फहरिस्त होती है, लेकिन हम लोगों ने चुनिंदा कुछ सवाल लिए हैं जो इस प्रकृति के हैं कि उन्हें एग्जाम्स में निश्चित तौर पर कुछ सहायता देंगे। पहला सवाल लेने से पहले हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि हम कार्यक्रम की शुरुआत जिस तरीके से एक्सप्लेनर सेगमेंट के साथ करते हैं आज भी वैसा ही करेंगे। तो आइए सुनते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट, जहां विषय है सेंटर स्टेट रिलेशंस और इसे प्रेजेंट करेंगी कविता आत्रे। एक्सप्लेनर सेगमेंट के साथ कविता आत्रे। आज बात करते हैं केंद्र और राज्य के संबंधों की। भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के बीच सभी शक्तियों, विधायी, कार्यकारी और वित्त को विभाजित करता है। संघीय व्यवस्था की प्रभावी संचालन के लिए केंद्र और राज्य के बीच अधिकतम सामंजस्य और समन्वय आवश्यक है। केंद्र राज्य संबंधों को निम्नलिखित 3 शीर्षकों के तहत बेहतर ढंग से समझा जा सकता है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य विधायी संबंधों में 4 पहलू हैं: केंद्रीय और राज्य विधान की क्षेत्रीय सीमा, विधायी विषयों का वितरण, राज्य के क्षेत्र में संसदीय कानून, राज्य के कानून पर केंद्र का नियंत्रण। प्रशासनिक संबंध, कार्यकारी शक्ति को विधायी शक्तियां के वितरण के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया गया है। विधायी शक्तियां, केंद्र की शक्ति पूरे भारत में उन मामलों पर फैली हुई है जहां इसका विशेष अधिकार क्षेत्र है और किसी संधि या समझौते द्वारा इसे दिए गए अधिकार और अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए। राज्य का क्षेत्राधिकार राज्य सूची में वर्णित उन मामलों तक विस्तृत है। समवर्ती सूची से संबंधित मामलों में कार्यकारी शक्ति राज्यों के पास होती है। वित्तीय संबंध, कर लगाने की शक्तियों का आवंटन। संसद के पास संघ सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने का विशेष अधिकार है। राज्य विधायिका के पास राज्य सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने का विशेष अधिकार है। समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर संघ और राज्य दोनों कर लगा सकते हैं। कराधान की अवशिष्ट शक्ति संसद में निहित है। ये राज्य की कराधान शक्ति पर संविधान द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के साथ है। कर केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाते हैं। अनुच्छेद 275 संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, न कि प्रत्येक राज्य को। थैंक यू कविता। नाउ वी आर बैक टू क्वेश्चन आंसर राउंड और जो पहला सवाल है। मेरा नाम विक्रम सिंह बिष्ट है और मेरा सवाल यह है कि हम किसी भी बात को सफाई से जानने में निष्पक्षता क्यों खोजते हैं? तो ये सवाल एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन ये जो फील्ड है पॉलिटिकल साइंस का, जी मैम, उसको पढ़ने की पद्धति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी विषय जब पढ़ते हैं तो उस कहीं किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, हमारी कोई राय बने, उसके आधार पे कोई पॉलिसी बने, है ना। तो पॉलिटिकल साइंस आप जानते हैं कि स्टेट क्राफ्ट का साइंस है ये। और जो स्टेट है वो कभी ब्लाइंडली तो काम करता नहीं है, उसको कोई सत्य चाहिए, कोई ट्रूथफुलनेस चाहिए, उसको लगे कि वो जिस पे डिसीजन लेने जा रहा है उसको विश्वास हो, हाँ, तथ्यात्मकता हो जिसमें, जी, ऑथेंटिसिटी। तो उसी को जो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो एक उसका गुण है कि जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनमें जो एक विशेषता होनी चाहिए वो है उनकी वस्तुनिष्ठता। कहने का मतलब ये कि हर हाल में वो चीज़ सही उतरे, जिसको हम सत्य भी कहते हैं। तो अगर वो चीज़ नॉलेज का हिस्सा बन जाए, यानी कि हमारे ज्ञान का अगर गोल ही है सत्य को समझना, तो उसके इस फीचर को भी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और वो आसानी से नहीं प्राप्त होता, वो प्राप्त होता है एक ख़ास किस्म के मेथड के ज़रिए। जो पद्धति अपनाई गई प्रकृति को समझने की, जिसको हम नेचुरल साइंस कहते हैं, उसको हम एम्पिरिसिज्म कहते हैं,
रैशनलिज्म कहते हैं, है ना, एम्पिरिसिस्ट मेथड्स हैं, डिडक्टिविस्ट मेथड्स हैं। तो ये तमाम तरह के मेथड्स का उपयोग करके जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, जिस चीज़ को हम समझ रहे हैं, उसमें ये गुण पैदा करना चाहते हैं। मेथड के ज़रिए वो संभव है, ऐसा माना गया। तो जो सोशल साइंसेस में जो पद्धति सोशल साइंस को समझने के लिए, नेचुरल साइंस को समझने के लिए अपनाई गई, जिसको हम एम्पिरिसिज्म कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंटलिज्म कह रहे हैं, वो पॉजिटिविज्म के जरिए, ये पूरी फिलॉसफी जो है ना, ट्रूथ को समझना, ऑब्जेक्टिविटी को समझना, पॉजिटिविज्म के जरिए इसको समझा गया है सोशल साइंसेस में। उसको नेचुरल साइंस के लिए पहले तो उसको इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में उसका एक ऐसा वर्चस्व बना कि किसी भी विषय को साइंटिफिकली समझने के लिए इसी मेथड का उपयोग हो, जिसको कहते हैं यूनिटी ऑफ मेथड। ओके, इसीलिए इसको इस्तेमाल सोशल साइंटिस्ट ने भी करना शुरू किया। उसका परिणाम क्या हुआ, हम ये आगे बातचीत करेंगे, लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट रही पॉलिटिकल साइंस के लिए भी। अगला सवाल हम लेते हैं, और ये सवाल है, व्हाई डू यू थिंक पॉलिटिक्स इज स्टडीड विद साइंटिफिक मेथड? वही तो मैंने अभी बताया आपको जी। कि वो इसीलिए क्योंकि जो सत्यता है, जी, हाँ, वो जस्टिफाइड हो, जो सत्यता है वो स्थापित हो, इसलिए साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो दूसरी बात है जो आइडियोलॉजिकल है, कि साइंस भी आइडियोलॉजिकल है। कहने का मतलब कि साइंस भी अपनी पद्धति को दूसरे विषयों पर लागू करने की वो लोग कोशिश करने लगे, क्योंकि साइंस का वर्चस्व बन गया, है ना। साइंटिफिक जो इनोवेशंस हुए, जो डेवलपमेंट्स हुए, उससे जो जीवन में प्रगति हुई, उसको देखते हुए ये माना गया साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा कि यही मेथड है जिससे हम मनुष्यों को भी पढ़ सकते हैं, उनकी राजनीति को पढ़ सकते हैं, उनके इतिहास को पढ़ सकते हैं, जिसके परिणाम अच्छे नहीं निकले, मैं ये बताऊं। क्योंकि मनुष्य प्रकृति की तरह नहीं है, उसमें प्रकृति के कुछ गुण जरूर हैं, लेकिन वो प्रकृति नहीं है, यानी कि वो मूक नहीं है। उसके पास भाषा है, उसके पास रीज़न है, और उसके पास चीज़ों को विश्लेषित करने की एक क्षमता भी है, जिसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, उसकी मीमांसा। और वो कभी भी एक सत्य को पैदा नहीं कर सकती। हमारा जो इंटरप्रिटेशन है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे क्लोज कोई चीज़ आई साइंटिफिक मेथड के ज़रिए, वो है सिफोलॉजी, यानी कि जब हमारे चुनाव होते हैं जी, तो उसके परिणाम क्या होंगे, उसके पहले से उसकी एनालिसिस शुरू हो जाती है। जी, जी, है बिल्कुल, ना? हाँ, हाँ। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि 80%, 90% सही रिजल्ट आए हों, जो लोगों से जो मत लिए गए और जो मतदान में मत आए, उनमें बहुत फर्क नहीं रहा, इसीलिए बार बार इसकी मदद ली जाती है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि वो बिल्कुल ही सही नहीं निकला, अपने देश में ही देख कभी कभी लीजिए। ऐसे इंस्टेंसेस हुए हाँ, तो इसीलिए हम नहीं कह सकते कि साइंटिफिक मेथड हर जगह काम करता है, क्योंकि लोग साइंस के फैक्ट्स नहीं हैं। मनुष्य जो है, क्योंकि वो एक दूसरे तरह का ही प्राणी है, वो अपनी विचारधारा को बदल सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है। सच के लिए आप जाएं उसके पास, वो आपको झूठ बोल देगा, वो कहेगा कि हम इनको वोट देंगे और दे देगा किसी और को। ये सब संभव है। तो इसीलिए इस स्टडी को साइंटिफिक बना पाना खतरों से खाली नहीं है। चलिए, एक बहुत ही अच्छा सा इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स को मिला, और ये निश्चित तौर पर उन्हें हेल्प करेगा। लेकिन इस बीच हम अपने लिसनर्स को ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप भाग लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आप शिरकत करें, तो बस छोटा सा एक सिंपल सा व्हाट्सएप नंबर है हमारे पास, 9289094044, जिससे आप वाकिफ़ हैं। और अगर आप व्हाट्सएप नहीं करना चाहते तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, और अपने सवाल आप पूछ सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि इस कार्यक्रम में आपको और क्या चाहिए। तो अब एक सवाल हम और पूछ रहे हैं आप। सलभ श्रीवास्तव है। मेरा सवाल यह है, सामाजिक विज्ञानों में अंतर की धारणा क्या है? यह बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद या नारीवाद जैसी धारणाओं का समर्थन कैसे करता है? ये जो हमारी बातचीत हो रही है ना, उसको रैशनलाइज करने के लिए या उसको सही और ढंग से समझने के लिए ये सब जो कॉन्सेप्ट्स आए, जैसे कि डिफरेंस जो है, अंतर, हिंदी में उसको हम अंतर कहेंगे। तो ये मान के चलना कि जैसे सत्य है या फैक्ट्स हैं, तथ्य है, उसके बारे में ये माना ही जाता है कि उसके कैरेक्टर में एक यूनिवर्सलिटी होगी, यानी कि अगर कौवा काला है तो हर कोई देखेगा तो उसको काला ही नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये इसकी यूनिवर्सल फीचर है, दैट क्रोज आर ब्लैक, है ना, यूनिवर्सल स्टेटमेंट बना सकते हैं आप। लेकिन ये भी संभव है कहना, और ये कहना भी चाहिए कि ये तभी तक सत्य है जब तक कि कोई सफ़ेद कौवा नहीं दिखता, है ना, तो फॉल्सिफाई हो जाएगा ना, यूनिवर्सल नहीं रहेगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ज्ञान में डिफरेंस की, इसी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ काम करती है मनुष्य के जीवन में। जैसे फेमिनिज्म का भी जिक्र इसमें आपने किया है, तो स्त्री और पुरुष के बीच में उनकी लैंगिकता का में जो फ़र्क है वो उतना ही सत्य है जितना कि उनके बारे में ये कहना कि वे मनुष्य हैं, ठीक है।
वे मनुष्य हैं लेकिन वो स्त्री और पुरुष भी हैं, है ना। तो जो ये डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आया, उसने चीज़ों को और बारीकी से समझने और साइंटिफिक ढंग से चीज़ों को और बारीकी में और ज़्यादा तथ्यपरक ढंग से समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, जिसने बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे अंतर होते हैं उनको स्टडी करते ही नहीं है, क्योंकि हम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के गिरफ्त में होते हैं। तो इसीलिए जो डिफरेंस का नोशन आया उसने फेमिनिज्म का बहुत फ़ायदा किया। जैसे इक्वालिटी यानी कि समानता, समानता और स्वतंत्रता और न्याय, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये उदारवादी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये यूनिवर्सलिज्म पर ही बेस्ड हैं, ठीक है ना। लेकिन बाद में फेमिनिस्टों ने पाया इस यूनिवर्सलिज्म से उनको कम फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इस यूनिवर्सलिस्ट कॉन्सेप्ट के तहत उनका दमन होता ही रहा है और समानता जो है वो काम करती रही इसके अंदर। और उसका कारण ये नहीं है कि हम मनुष्य हैं, उसका कारण ये है कि हम लैंगिक रूप से अलग हैं और पुरुष जो हैं वो स्त्रियों को एक सिस्टम के तहत, जिसको हम पितृसत्ता कहते हैं, जो दिखती नहीं है, उसके तहत ये दमन उनका होता है या उनको असमान बनाया जाता है। तो इसीलिए स्त्रीवादियों ने कहा हमारे जो अंतर हैं उसी को समझना चाहते हैं, हमारे बीच में जो फ़र्क है उसके आधार पे शायद हम एक बेहतर समाज बना सकें जिसमें स्त्रियों के जो अपने गुण हैं उनको और उचित ढंग से समझा जा सके और समाज को नए ढंग से बनाया जा सके। तो ये है डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, जिसने चीज़ों को और बारीकी से समझने के लिए और न्यायपूर्ण ढंग से समझने के लिए उनके जो आपस में अंतर हैं उनको ही पढ़ने की इच्छा जाहिर की। और अब तो एक बहुत बड़ा स्कूल है फेमिनिज्म का, जहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी, डिफरेंस, ये जो प्लुरलिटी, ये सारे नोशंस अब जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए, फेमिनिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स हैं बहुत सारे, और इनफैक्ट झारखंड में भी कुछ एक ट्राइबल्स ऐसे हैं जहाँ पे उनकी सोसाइटी में फेमिनिज्म एक अलग ही रूप में दिखता है। और जैसे खासीज हैं, उनके यहाँ मैट्रिलिनियन सोसाइटी है, तो वो जिस तरीके से अलग है और वहाँ पे सोसाइटी में ज़्यादा सुकून है, तो क्या हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम अस, लाइक दूसरे तो ये regions हम में? इसी कॉन्सेप्ट से, जो अंतर का कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम इसको एक एपिस्टेमोलॉजिकल यानी कि ज्ञानात्मक कॉन्सेप्ट कैटेगरी बना दें तो उनको भी समझने में हमें आसानी होगी, क्योंकि उनके जो डिफरेंस हैं उनको हम धिक्कार के ढंग से नहीं ना देखें। देखेंगे, है ना। उनको मानेंगे कि वो अपने आप में उनके अस्तित्व का वो हिस्सा है, वो डिफरेंस, है ना। तो जब हम उनको इस दृष्टि से देखेंगे तो हम उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ज़्यादा सकारात्मक ढंग से उसको पढ़ेंगे। तो इसीलिए अब आप देखिए कि दलित स्टडीज़, ट्राइबल स्टडीज़, है ना, इंडिजिनस स्टडीज़, जी। ये जितने भी सब हुए हैं ये इसी पर आधारित हैं, इसी नोशन ऑफ डिफरेंस पे, अंतर पे। जो अंतर है वही अपने आप में एक नॉलेज की कैटेगरी बन गई है, जिसके आधार पे हम और समानता और समान सिस्टम बना सकते हैं। तो श्रोताओं को हम ये बता दें कि आज हमारे साथ है डॉक्टर सविता सिंह फ्रॉम इग्नू, और इनके बारे में बहुत सारी बातें हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताई। और एक और बात जो बताया था वो बहुत ही स्पेशल है कि ये एक जानी मानी पोएट हैं। तो हम अभी एक थोड़ा छोटा सा एक ब्रेक लेना चाहेंगे, एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे एक कोई छोटी सी मोटिवेशनल कविता अगर आपको स्मरण हो तो। स्मरण तो नहीं है, लेकिन एक मेरी कविता बहुत प्रसिद्ध है, जी, मैं किसकी औरत हूँ। हाँ, तो उसका पहला स्टांजा ही पढ़ देते प्लीज हैं। प्लीज। हैं? हाँ, मैं किसकी औरत हूँ, मैं किसका दिया खाती हूँ, मैं किसके पाँव दबाती हूँ, मैं किसकी मार सहती हूँ। तो ये जो है सवाल एक स्त्री एक दूसरी यंगर स्त्री से पूछती है ट्रेन में जाती हुई, तो उसका जवाब जो नई लड़की है वो ये देती है कि मैं किसी की स्त्री नहीं, मैं अपनी औरत हूँ, अपना खाती हूँ, जब जी चाहता है तब खाती हूँ, और मैं किसी की मार नहीं सकती। और अंत में वो कहती है कि और मेरा परमेश्वर कोई नहीं। तो ये जो है ना स्त्रीवाद, स्त्रीवाद इस तरह से खास किस्म से जो चीज़ें चली आ रही हैं जो उसके फेवर में नहीं है, उनको नकार के जो एक नई स्त्री बनती है, उसकी कविता है ये। और ये जो स्त्रीवादी विचारधारा है ये उन तमाम अस्मिताओं के लिए है जिनकी अस्मिता को दबाया गया एक सिस्टम में, है ना। तो इसीलिए ये कविता मैं कभी कभी बता देती हूँ लोगों को, पढ़ देती हूँ। तो चलिए अब इस कविता के बाद, जैसा हमने कहा था कि अब एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, तो आप बताइए आप के जो फेवरेट सिंगर है वो कौन है? मेरे तो बहुत सारे
अभ्यास में हमारे साथ डॉक्टर सविता सिंह और आपके कुछ सवाल हैं। और हम ये भी बता दें कि ये जो गाना अभी मैम ने सुनवाया, ये आपको इस बात के लिए रेडी करता है कि आप जब परीक्षा देंगे तो एक नई स्फूर्ति, एक नए एनर्जी से, और इस जाहिर एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद तो आप फ्रेश और बेटर फील करेंगे। तो आप जब पढ़ाई करें उस बीच भी आपको जब कुछ चेंज चाहिए, कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, तो एक गाना सुनना ही काफ़ी होता है। तो मैम आप बताइए कि ये कुछ एक सवाल मेरे पास है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स या स्टेट सर्विस कमीशन के लिए जो ट्राई करते हैं, तो उन्हें जब वो पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो उन्हें बुक सेलेक्ट करने में थोड़ी परेशानी होती है। तो कुछ एक किताब जो कि बहुत इजी हो, उसकी भाषा सहज हो, ऐसा कुछ सजेस्ट करें आप। देखिए, जो रेगुलर किताबें हैं पॉलिटिकल साइंस की ना जी, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में भी कई हिस्से हैं। तो एक तो है जो मेन है पॉलिटिकल थियोरी। ओके, थियोरी आपको वो कॉन्सेप्ट्स देता है जिसके ज़रिए आप जो संसार में चीज़ें हैं उनको समझ सकते हैं। दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस। तीसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। और चौथा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, है ना। ये सब मेन सब्जेक्ट्स हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही ले लीजिए, उनका बीए और एमए का सिलेबस उठा के देख लीजिए, वहाँ पे सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। एक दो किताब बताने से तो कुछ भला होगा ही। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो मेरा मानना है कि एक पूरी लिस्ट उनके पास होनी चाहिए। और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में तब मज़ा आता है या अच्छा लगता है जब आपकी रुचि सचमुच हो कि राजनीति कैसे होती है, राजनीति कैसे बदलती है, मनुष्य राजनीति करता क्यों है ना, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे राजनीति करने के लिए प्रेरित करती हैं। जब ये सब सवाल आपके दिमाग में होंगे तब आप जाकर उसको पढ़ेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वो तो अपने आप में बहुत ही विस्तृत है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि तब आप दुनिया के बारे में वो सब चीज़ें जानते हैं जो आप ऐसे नहीं जानेंगे जब तक आप सिस्टमैटिकली नहीं पढ़ेंगे कि तमाम देश आखिर आसपास में कैसे संबंध बनाते हैं, उनके राजनीतिक संबंध क्या होते हैं, उनके राजनयिक संबंध क्या होते हैं, युद्ध क्या होता है, शांति क्या होती है, इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल जस्टिस क्या है। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो मेरा अपना मानना है, जैसे कि अरिस्टोटल का मानना है कि तब आप एक बेहतर मनुष्य होंगे, है ना। इस चीज़ का ज्ञान अगर आपके पास नहीं है कि हम राजनीति क्यों करते हैं। राजनीति का मतलब ये नहीं सिर्फ इलेक्शन तो एक खास दौर में आता है मनुष्य के जीवन में, जब पार्लियामेंट्री सिस्टम बनता है, तब जाकर के पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। एक देश में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों होती हैं, ये भी समझने की चीज़ है। एक ही पार्टी क्यों नहीं होती, एक ही पार्टी को क्यों अच्छा नहीं माना जाता, ये सब सवाल आने चाहिए, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं। और डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उसमें सभी लोगों की विचारधारा और इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है पॉलिटिक्स करते हुए। खास करके जो 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए, समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं अपने आप में बहुत गहन हैं। और इनको अगर हमने अपने एक्शन के ज़रिए, अपने कामों के ज़रिए आत्मसात कर लिया, तो हम इस बात से गुरेज नहीं करेंगे कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों राज कर रही है, क्यों नहीं है ना, क्योंकि मल्टीपल होना चाहिए। एक तरह के लोग नहीं हैं, एक तरह की भाषा नहीं है, एक तरह के विचार नहीं है, तो जो दूसरे तरह के विचारधाराएं हैं उसके आसपास ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ लोग, पॉलिटिकल पार्टीज, और उस पार्टी के जरिए वो अपने मत को रखते हैं। पार्लियामेंट में आप देखें हमेशा जवाब, सवाल, हंसी मजाक, गुस्सा सब होता रहता है। तो ये डेमोक्रेटिक कल्चर का हिस्सा है ना, ये मैं कहूँगी। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल है, मेरा नाम शाहरुख हसन वारसी है। मेरा आज का सवाल है, लिंग को परिभाषित करें। ये लिंग की श्रेणी से किस प्रकार भिन्न है? डिफाइन जेंडर, चूँकि आप स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज से हैं, तो ये सवाल तो बहुत उपयुक्त है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा। इन विच वे इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ सेक्स? हाँ, एक और ये इसको जोड़ दूँ मैं, क्योंकि आपने जेंडर पे सवाल पूछा है, यही विषय मैं पढ़ाती हूँ जी में। तो जैसे अभी आपको मैंने बताया कि डिफरेंस, अंतर या भिन्नता, ये सब सोशल साइंसेस की अब कैटेगरीज बन गई हैं, जिसके ज़रिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने बारे में। मनुष्य की जो अपनी अभिव्यक्ति है और उनके जो अपने कार्यकलाप हैं, वो इन कैटेगरीज के ज़रिए शासित हो रही हैं, ठीक है ना। तो जो जेंडर है, ये इसको कहा जाता है एक तरह की संरचना है। इसको समझना ज़रूरी है। 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक कि कोई भी चीज़, कोई भी सत्य अपने आप में होता है, उसका अपना अस्तित्व होता है ना। तो और उसके बारे में आप कुछ भी उसको नाम दे दें, वो जैसे कि हिमालय पहाड़ है, ठीक है, आप उसको जो भी नाम दे दें वो पहाड़ तो रहेगा ही, है ना।
तो वो जो उसका पहाड़ होना है, ठीक है, वो एक बात है और उसको नाम देना दूसरी बात है। तो उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना, उसके नाम को इस आधार पर कि उसके ये दूसरे ये सब गुण हैं, है ना। एक हिमालय पहाड़ के कई गुण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रूथ यानी कि हम रियलिटी जैसे जो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, और एक जो कंस्ट्रक्शन होता है यानी कि उसको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जो सेक्स और जेंडर का फ़र्क है वो यही है कि हमारा जो जन्म होता है, बायोलॉजिकल अंतर है स्त्री पुरुष और दूसरे जेंडर्स की जी, वो तो हमारी बायोलॉजिकल रियलिटी है, ट्रूथ है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई स्त्री है या कोई ट्रांसजेंडर है तो उसकी हैसियत समाज में क्या बनेगी, वो समाज में कैसे जीवन जिएगा या जिएगी, इसको कंस्ट्रक्ट करता है समाज, है ना। तो उसको हम कहते हैं जेंडर, ठीक। हमारा जो जेंडर है वो कंस्ट्रक्टेड है, हमारे बायोलॉजिकल गिवननेस पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। नहीं तो क्यों कोई आपको बार बार कहेगा जन्म से ही कि तुम लड़की हो तुम ऐसे रहो, तुम लड़के हो तुम ऐसे रहो। आप हर रोज सुनते होंगे लड़के होकर रोते हो, जाओ चूड़ियाँ पहनो, है ना। जी जी, ये जेंडर कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। अच्छा, और लड़की को कहना कि जाओ भाई को पानी दो, जाओ उसके कपड़े तय करके लाओ, जाओ खाना बनाओ, कुछ सीखो, ससुराल में क्या हो, ये सब जेंडर का कंस्ट्रक्शन है जो लड़की बनाता है। यानी कि लड़की पैदा होती है लड़की नहीं, हाँ, उसकी एक सेक्स आइडेंटिफिकेशन है, उसको समाज लड़की या समाज लड़का बनाता है या ट्रांसजेंडर बनाता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है यही अपने आप में बहुत बड़ा विषय है पढ़ने का। इसी से किसी भी व्यक्ति की समानता और असमानता समाज में निश्चित की जाती है। और अब इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल। मेरा नाम प्रशांत मेहरा है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और मेरा सवाल आपसे यह है कि ये प्रतिच्छेदनता क्या है? यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा राजनीति विज्ञान क्यों बन गई है? What is intersectionality and why it has become an important concept in political science? इंटरसेक्शनैलिटी जो हम आपको अभी बता रहे थे ना कि हमारे समाज में सिर्फ सेक्सुअल डिफरेंसेस ही नहीं हैं, हमारे और तरह के डिफरेंसेस हैं, जैसे कास्ट, रिलीजन, है ना, एथनिसिटी। तो अब जो स्टडी हो रही है और फेमिनिज्म में पर्टिकुलरली, क्योंकि वेस्टर्न फेमिनिज्म में 1970-75 तक जो फेमिनिज्म की शक्ल थी वो लिबरल थी, उदारवादी, और ख़ास करके वाइट फेमिनिस्ट जो थी वहाँ की, वो उनकी थियरीज थी, उनके एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड थी। जो उनका दमन पितृसत्ता करता था उस पूंजीवादी व्यवस्था में, उसकी वो थियराइजिंग की। लेकिन बाद में ब्लैक फेमिनिस्टों ने कहा कि ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं है ना, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा दमन और भी ज़्यादा है, और उसका कारण है कि हमारा रंग जो है वो काला है। तो ब्लैक रेशियल, तो उन्होंने एक पद्धति बनाई इस चीज़ को पढ़ने के लिए, उसको इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं, यानी कि लैंगिकता और नस्ल और धर्म, ये सब चीज़ों को मिला, कलर वही ना, नस्ल, धर्म, कलर, ये सब मिला करके एक साथ कैसे उनका आपस में संबंध है और कैसे वो खास नतीजे को पैदा करती हैं, इसको इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं। भारत में भी जब दलित फेमिनिज्म आया है तब हमारा जो पूरा डिस्कोर्स है ना, या दलित पॉलिटिक्स आई है, तब से हम जो पढ़ते हैं वो इंटरसेक्शनल ढंग से पढ़ते हैं, यानी कि जाति, धर्म और हमारी लैंगिकता मिल करके डिफरेंट कैटेगरीज कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, वो अब मुद्दा है पढ़ने का। उससे बहुत सारी चीज़ें जाहिर होती हैं कि हम किस तरह के समाज हैं और हमें क्या करना चाहिए अपने को ठीक करने के लिए। और अब वक्त है फैक्ट फाइल का। द ग्रुप ऑफ 20 G20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक बहुपक्षीय मंच है। G20 देश सितंबर 1999 में G7 देशों के वित्त मंत्रियों द्वारा स्थापित 20 देशों का एक समूह है जो प्रमुख आर्थिक और वित्तीय नीति के मुद्दों पर चर्चा को व्यापक बनाने के लिए ब्रेटन वुड्स संस्थागत प्रणाली के ढांचे में अनौपचारिक बातचीत के लिए एक नया तंत्र प्रदान करता है। व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के बीच स्थिर और स्थायी विश्व आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना, जो सभी को लाभान्वित करता है, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में जिसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। G20 भविष्य के वैश्विक आर्थिक विकास और समृद्धि को सुरक्षित करने में एक रणनीतिक भूमिका रखता है। साथ में G20 सदस्य विश्व सकल घरेलू उत्पाद के 80% से अधिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% और विश्व जनसंख्या के 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
G20 की सापेक्ष अनौपचारिकता ने इसके नेताओं को एक दूसरे की घरेलू राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों और बाधाओं को समझने में सक्षम बनाया है। G20 ने नेताओं को नीति समन्वय प्राप्त करने और बढ़ती संख्या और विभिन्न मुद्दों पर नीतिगत पहलों पर सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। वैश्विक आर्थिक प्रशासन में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए G20 में आवश्यक वजन और वैधता दोनों हैं। इसके सदस्य न केवल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 89% और वैश्विक व्यापार निर्यात और आयात के लगभग 60% के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि दुनिया की आबादी के 2/3 हिस्से के लिए भी जिम्मेदार हैं। G20 सभी बसे हुए महाद्वीपों, विश्व GDP के 80%, वैश्विक व्यापार के 75% और विश्व की 60% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। G20 की स्थापना ब्रेटन वुड्स संस्थागत प्रणाली के ढांचे में अनौपचारिक संवाद के लिए एक नया तंत्र प्रदान करने के लिए की गई थी, ताकि व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रमुख आर्थिक और वित्तीय नीति के मुद्दों पर चर्चा को व्यापक बनाया जा सके और स्थिर और टिकाऊ दुनिया को प्राप्त करने के लिए सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। आर्थिक विकास जो सभी को लाभ पहुंचाता है। फैक्टफुल के बाद हम फिर हाजिर हैं, लेकिन कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पे है। अब हम श्रोताओं को हम ये बता दें कि हमारा अगला विषय होगा ज्योग्राफी, और इस विषय पर आपके सवाल हमें जल्द से जल्द मिल जाएं तो हम आपके सवालों को शामिल कर पाएंगे। हमारा कार्यक्रम हर शनिवार रात 9:30 बजे प्रसारित होता है, और इसे आप सुने, सराहें और अपने ओपिनियन हम तक ज़रूर पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर 9289094044। और इसके साथ मैं विनीता और हमारी आज की मेहमान आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।